इस समाज में जातिवाद की जड़ें कितनी मजबूत हैं, जब आप सोचेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, कहने के लिए अमृत काल चल रहा है और लोकतंत्र देश में आज भी जाति के आधार पर लोगों का उत्पीड़न किया जाता है। जातिवाद की जो जड़ें हैं उस पर धीरे धीरे लोग चोट करना शुरू कर रहे हैं और जातिवाद को लगातार खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 मार्च 1930 में जिस मंदिर में दलितों को प्रवेश करना भी वर्जित था, आज उसी मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा पहुंचे हैं और वहां पर सफाई अभियान के तहत वहां पर झाड़ू लगा रहे हैं। सोचिए, ये है लोकतंत्र की पावर, ये है संविधान की पावर। संविधान हम सबको समानता का अधिकार देता है और जिस भेदभाव के तहत जहां दलितों को नहीं जाने दिया जाता था, तालाब से जानवर तक पानी पी सकते थे, लेकिन वहां पर दलित समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। कालाराम मंदिर, वो कालाराम मंदिर जहां पे 5 साल तक सत्याग्रह चला, उसके बाद दलितों को प्रवेश मंदिर में जाना शुरू हुआ। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि देश की महामहिम राष्ट्रपति को मंदिर में भी प्रवेश नहीं मिलता है। जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती। ये देश पुरुष प्रधान देश नहीं, ये जाति प्रधान देश है। कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पे लंबे समय से धरना दे रही डॉक्टर रितु के धरना स्थल से हटाने के बाद बाबा साहब की प्रतिमा को हटाकर वहां उस जगह को धोया गया, वहां पर गंगा जल का छिड़काव किया गया और उस जगह को गोमूत्र से अब पवित्र किया गया। सोचिए किस तरीके से जातिवाद जो है अपनी चरम सीमा पर है। जाति के आधार पर लोगों से कितनी नफरत की जाती है कि मरने के बाद भी शमशान घाट में आपको जाति के आधार पर जगह नहीं मिलती है। मरने के बाद भी जातिवाद आपका पीछा नहीं छोड़ता है। मरने के बाद भी आपका जो जाति का टैग है वो आपके साथ साथ जिंदा रहता है। आपका शरीर तो मर जाता है लेकिन आपकी जाति जो है जिंदा रहती है। कालाराम मंदिर सत्याग्रह 2 मार्च 1930 को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए किया गया सत्याग्रह था, जो 5 साल तक चला था। बात मंदिर जाने की नहीं थी, बात थी डिग्निटी की, स्वाभिमान की। जहां पर जानवर जा सकते हैं, जहां पर कुत्ता जाकर पेशाब कर सकता है, लेकिन वहां पर दलित नहीं जा सकते हैं। किस स्थिति में बहुजनों की दशा थी। जब मैं दलितों की बात करती हूँ तो सिर्फ दलितों में सिर्फ शेड्यूल का समाज नहीं आता है, उसमें तमाम वो लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भेदभाव महसूस कर रहे हैं, भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। चाहे वो माइनॉरिटी समाज के लोग हों, चाहे वो ओबीसी समाज के व्यक्ति हो, चाहे वो एससी समाज के व्यक्ति हो। मैं कॉन्स्टिट्यूशन टर्म इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के साथ भेदभाव होता है हर स्तर पर, जो समाज जातिवाद के खिलाफ, धार्मिक भेदभाव के खिलाफ, लिंग भेदभाव के खिलाफ, इस समाज की तमाम रूढ़िवादी परंपराओं से लड़ाई कर रहा है और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए दिन रात बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन क्या होता है, आज़ाद भारत में भी आपके धरना स्थल को भी गंगा जल से धोया जाता है, गंगा जल से उसको पवित्र किया जाता है, गंगा जल से उसका शुद्धिकरण किया जाता है। ये जातिवाद नहीं तो क्या है। और उसी कैंपस के अंदर आरएसएस की शाखा लगाई जाती है, जिस कैंपस के अंदर लोगों के विचारों को एक उड़ान दी जाती है, जहाँ पे बच्चे जज, कलेक्टर, एसपी, डीएम बनने का सपना देखते हैं, इस देश में साइंटिस्ट बनने का सपना देखते हैं। वहाँ पे हम लोगों की शाखा लगवा रहे हैं और देश को एक ऐसे समय की ओर लेके जा रहे हैं जहां से हमने शुरुआत की थी पाषाण काल में, क्योंकि वहां पे ना व्यक्ति के पास सोचने की क्षमता थी ना समझने की। लेकिन जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि आप आज़ाद भारत में भी लगातार जो जातिवाद का विरोध करेगा, उल्टा उसी का विरोध होना शुरू हो जाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर में राम प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने वाला है, उसमें नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, लेकिन तमाम आचार्य जो हैं उनसे नाराज हैं। ये जातिवाद नहीं तो क्या है कि आप प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं लेकिन कुछ काम आपको जाति के आधार पर ही करने पड़ेंगे। जो लोग कहते हैं कि कर्म से आप ब्राह्मण बन सकते हैं, कर्म से आप शूद्र बन सकते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी के साथ जातीय भेदभाव हो रहा है? क्या इस देश ने देश के प्रधानमंत्री को अभी भी उन तमाम जातिवादी रूढ़िवादी परंपराओं से ऊपर उठकर नहीं देखा, जिस पद की गरिमा में रहकर हमारे देश के प्रधानमंत्री
तमाम लोगों के वोट के अधिकार के दम पर जीत कर आए हैं। सोचिए, संविधान से ऊपर इस देश में अभी भी जातिवाद को रखा गया है। दिलीप मंडल लगातार जातिवाद के खिलाफ लिखते हैं, लेकिन लोग उनको भी गालियां देते हैं। असल में हम जातिवाद को बढ़ा नहीं रहे, जातिवाद पर बात कर रहे हैं। और तमाम जो संस्थान है, गांव के जातिवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक छोटे स्तर का जातिवाद है। हमारी लड़ाई है जो तमाम संस्थानों, इंस्टीट्यूशन में जातिवाद हो रहा है। लक्ष्मण यादव को जाति के आधार पे निकाल दिया जाता है। डॉक्टर रतन लाल को जाति के आधार पे वीज़ा नहीं मिलता है। कैसे उनकी एफआईआर हो जाती है और रातों रात उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। डॉक्टर रितु के साथ कैसे उनको धरना स्थल से उठा दिया जाता है और उसी स्थान को गोमूत्र से और गोबर से उसका शुद्धिकरण किया जाता है। ये जातिवाद नहीं तो क्या है? कैसे जाति के आधार पे आपको किराए का कमरा मिलता है? कैसे कॉलोनियों में भी आज भी जातिवाद होता है कि आप अच्छी सोसाइटी में भी घर लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपकी जाति पूछी जाती है। दिलीप मंडल लिखते हैं कि 1930 में नासिक के इस मंदिर में अनुसूचित जाति के लोगों को प्रवेश दिलाने के लिए बाबा साहब ने सत्याग्रह शुरू किया था। वह सत्याग्रह 5 साल तक चला। बहुत संघर्ष हुआ। अंग्रेजों की पुलिस पुजारियों के साथ ही आखिरकार हिंदू समुदाय मंदिर प्रवेश देने के लिए तैयार हुआ। हिंदू समुदाय में सुधार जारी है, लेकिन रफ्तार थोड़ी सुस्त है। संविधान के बदौलत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उन तमाम वर्जनाओं से बाहर निकलकर समानता की ओर इस समाज को लेकर जा रहे हैं, जहां पर जाति के आधार पे लोगों को आज भी मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, जहां पे जाति के आधार पे मूछ नहीं रखने दिया जाता, जहां पे जाति के आधार पे घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, जहां पे जाति के आधार पे लोगों के साथ तमाम तरीके का उत्पीड़न किया जाता है, जहां पे जाति के आधार पे ही आपको न्याय मिलता है और आपके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी होती है। नासिक महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री ने कालाराम मंदिर का दौरा किया, जहां पे पूजा अर्चना भी की। जो लोग कहते हैं जातिवाद नहीं है, तो उन आचार्यों से पूछना चाहिए कि वो 4 जो आचार्य हैं वो महामहिम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर ये जातिवाद नहीं तो क्या है? लगातार लोग जातिवाद के खिलाफ लिखते हैं, लेकिन डॉक्टर रितु के साथ भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचकर किस तरीके से उनके खिलाफ लोग जातिवादी, मनुवादी अपनी चाल चल रहे हैं और उनको इंस्टीट्यूशन से बाहर फेंकने की कोशिश करें। असल में जो व्यक्ति पढ़ा लिखा रहेगा, जो लोग विचार विमर्श करेगा, जो इस सत्ता से सवाल करेगा, इन रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ खुलकर बोलेगा, उसको ये समाज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मनुवादी लोग अब चाहते नहीं हैं कि कोई बहुजन समाज का बच्चा आगे आए और हमारे ही रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ वो खुलकर विरोध करे, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो कलम की और जनेऊ की है। मुकेश मोहन ने एक एफआईआर की कॉपी सोशल मीडिया पे जारी की है, जिसमें एफआईआर में लिखा है कि धोबी और चमार के लिए हुए पैसे से भगवान भोग नहीं लगेगा और जो प्रसादी बनेगी वह भी अपवित्र हो जाएगी, इसलिए तुमने जो ये चंदा राशि हमको दी है वो वापस देने आए हैं। ये एफआईआर राजस्थान के झालावाड़ के दलितों ने राम मंदिर के लिए चंदा मांग रहे धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ किए। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की विगुल फूके जा रहे हैं, मंदिर वहीं बन रहा है, लेकिन देश का दलित पहले भी अछूत था और अभी भी अछूत है और धर्म के आघोष में समाते जा रहे हैं। देश भी दलित अछूत ही रहेगा। किस तरीके से लोगों को बोला जा रहा है कि हम दलितों के हाथ से मंदिर के लिए प्रसाद नहीं लेंगे, उनके हाथों से कोई भी प्रसादी का सामान नहीं लेंगे, क्योंकि जो राम मंदिर में प्रसाद बन रहा है वो अपवित्र हो जाएगा। हालांकि इस स्टेटमेंट को लेके राजस्थान के झालावाड़ में दलितों ने उन तमाम मंदिरों के ठेकेदार जो चंदा मांग रहे हैं, घर घर जाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि जातिवाद तो मंदिर बनने से भी नहीं जाएगा। जातिवाद पे हमें संवैधानिक रूप से काम करना होगा, संविधान के तहत ही काम करना होगा, क्योंकि संविधान हम सबको समानता का अधिकार देता है। राम भद्राचार्य का कहना है कि आदमी इस जन्म में पूर्व जन्म का फल भोगता है। मैं तो नहीं मानता, पर जो मानता हूं उनसे सवाल है कि पूर्व जन्म में राम भद्राचार्य ने कौन से कुकर्म किए थे। ईश्वर ने उन्हें दृष्टिहीन बना दिया, शरीर को बेडौल कर दिया और बीमारियों का घर बना दिया। ऊपर से पूरे समाज की ताड़ना झेलनी पड़ी है, लेकिन पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करता। जो कहते हैं ना वे बताएं। मैं तो सदगुरु कबीर महाराज को मानता हूँ, जिन्होंने कहा है बहुरी नहीं आवना, यानी जो है यही सब निपटना है, दोबारा नहीं आना। जगत गुरु राम भद्राचार्य, ये वही नेत्रहीन बाबा जिन्होंने आरक्षण विरोध स्टेटमेंट दिया, जिन्होंने बहुजन समाज के लोगों के लिए अब शब्द बोले, और जो इन्होंने कहा जो राम को नहीं मानता वो पूरा समाज
सोचिए किस तरीके से रामभद्राचार्य जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है और ये कहने के लिए अपने आप को संत कहते हैं। असल में ये नेत्रहीन संत नहीं, ये है मानसिक रूप से विकलांग संत। इन लोगों को असल में संविधान से नफरत है। असल में ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपना जाति का अहंकार के दम पे अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की तो एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो जातिवाद की उन तमाम जंजीरों को तोड़कर आगे निकलना चाहते हैं, जिन जंजीरों में आज तक हम लोगों को जकड़कर हमारे अधिकारों का हनन होता आया है। हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, उसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कितना संघर्ष किया। किस तरीके से हमें महार तालाब में पानी पीने का अधिकार को लेकर उन्होंने अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और मनुवादियों को भी ललकारा। आज उसी मंदिर में जिसमें 1930 में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के प्रवेश को लेकर तमाम तरीके की चुनौतियों का सामना किया, आज उसमें देश के ओबीसी समाज से आने वाले नरेंद्र मोदी जी आज उसी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये है डेमोक्रेसी की ताकत, ये है संविधान की ताकत। अब आपको तय करना है कि आपको वो रास्ता चुनना है जहां पर आपके साथ भेदभाव होता है, या वो डेमोक्रेसी रास्ता चुनना है, वो संवैधानिक रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा जहां पर आपको समान अधिकार, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वो हमारे बरकरार हैं। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या नरेंद्र मोदी जी वाकई में जातिवादी हैं या जातिवादियों का वो खुलकर विरोध कर रहे हैं? समय थोड़ा धीमे चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जातिवाद व्यवस्था को ख़त्म करने का लगातार देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।